नमस्कार, मैं आपका आशीष कुमेटी एकलव्य आईएएस एकेडमी के वीडियो लेक्चर में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में जो दक्षिण कौशल, कौशल, महाकौशल, छत्तीसगढ़ इतने नामों पर हमने चर्चा कर लिया कि किस तरीके से इनका नाम पड़ा और कैसे प्रभावित थे, किन किन प्राचीन ग्रंथों और किन किन साहित्यों में इसका उल्लेख किया जा रहा था, जो बेसिकली वैदिक साहित्य थे। अब हमको देखना ये है कि जो छत्तीसगढ़ जो हमारा वर्तमान जो नाम है राज्य का, उस छत्तीसगढ़ नाम के संदर्भ में हमें क्या क्या चर्चाएं मिलती है और किन कहाँ इसका पहला उल्लेख हुआ और इसके संदर्भ में कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ये हमको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके नाम के स्वरूप इसकी जो परिकल्पना थी या इसके विषय में किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग इंडिकेट करेंगे। बेसिकली इस चर्चा को शुरू करने से पहले दो चार चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले क्या कि छत्तीसगढ़, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ों का समूह है ये। तो छत्तीसगढ़ के समूह को समीकृत कैसे करते हैं वर्तमान समय में, जिसको हम लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रामाणिक रूप से और प्रत्यक्ष रूप से इसको स्वीकार किया। इसमें ये कहा गया कि जो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ और शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, ये तो 18 गढ़ों का जो कुल योग हुआ 36, इसी से छत्तीसगढ़ बना है। तो गढ़ का जो उल्लेख है, इसमें किस तरीके के गढ़ थे छत्तीसगढ़ में या इस क्षेत्र में किस तरह के गढ़ों की व्याख्या की है ना। तो इस सब के संदर्भ में हम लोग जो छत्तीसगढ़ के गढ़ है उसमें अलग से इंडिकेट करके पढ़ेंगे, उसमें अलग से उस पर चर्चा करेंगे हम लोग उस टॉपिक पे। लेकिन आज जो पढ़ेंगे उसमें छत्तीसगढ़ के नाम का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के नाम के प्रयोग में ऐसी कोई विशेष बातें नहीं है या प्रामाणिक बातें नहीं है कि जिसमें छत्तीसगढ़ के इस तरीके से बोला जाने लगा या इसका ऑथेंटिक रूप ये है, ऐसा प्रभाव हमको कहीं देखने नहीं मिलता। कुछ साहित्यों में जिस तरीके से इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ, उस प्रचलन के साथ साथ में जिस तरीके से इसका उल्लेख आता है छत्तीसगढ़ों का, तो संख्याओं का बेसिकली उल्लेख आ रहा है। इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहा गया है, ये पूरी तरीके से उसमें भी इंडिकेट नहीं है, उन साहित्यों में भी, उन दस्तावेजों में। लेकिन बाद में इसको प्रचलन आना, इसका शासकीय दस्तावेजों में इसका प्रस्ताव आना और इसको शासकीय रूप में इसका प्रचलन बढ़ना, ये इस क्रम में कैसे आया, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। और जहाँ जहाँ पे कुछ फैक्चुअल्स पॉइंट आएंगे उसको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। साथ में आपको इस जो हमारी किताब है छत्तीसगढ़ दर्शन में सारे फैक्ट्स मिल भी जाएंगे, सारे पूरा एज इट इज दिया हम लोगों ने उसमें संकलन किया हुआ है। हिंदी ग्रंथ अकादमी और जो तमाम जो सोर्सेस हैं, चाहे इतिहास की हो, भूगोल की हो, सारे सोर्सेस लिखे भी हुए हैं उस किताब में कि कहाँ कहाँ से वो मेंशन किया गया है, किस किस जगह से उसको लिया गया है। तो घनश्याम सर और मैंने उस पर बहुत मेहनत की है, तो आप छत्तीसगढ़ दर्शन को आप प्रेफर कर भी सकते हैं इसके लिए। अब हम चर्चा करेंगे किस पर, छत्तीसगढ़ पे, कि छत्तीसगढ़ जो शब्द है वो प्रचलन में कैसे आया है और किस तरीके से हम इसको देखते हैं कि साहित्यों में इसका प्रभाव कैसे आया। तो सबसे पहला जो हमारा चरण है वो हम इसमें यही देखेंगे कि साहित्य या साहित्यों में प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। साहित्यों में इस छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, इस चीज को हम सबसे पहले देखेंगे। क्या? सन 1494 ईस्वी। सन 1494 ईस्वी में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय, खैरागढ़ के जो राजा है लक्ष्मी निधि राय, इनके चारण कवि थे, इनके चारण कवि, इनका नाम था दलराम राव। लक्ष्मी निधि राय के चारण कवि थे कौन? दलराम राव। इन्होंने अपने साहित्यों में सबसे पहली बार जो है 36 संख्या या छत्तीसगढ़ का उल्लेख उन्होंने किया था, एक संख्या के रूप में गढ़ों का उल्लेख किया था। क्या लिखते हैं ये कि लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही, मर्दुनी रही न मर्दन के, फिर हिम्मत के ना लड़ैया रही। जो ये जो पंक्ति थी है ना, इस पंक्ति में उन्होंने गढ़ों की जो संख्या है वो कितनी बताई है?
36 बताई है। ये क्या था, किसने किया, दलराम राव ने। और यहीं से हम ये मानते हैं कि सबसे पहले साहित्यों में प्रयोग होना प्रारंभ हुआ जिसमें 36 गढ़ों का उल्लेख आ रहा था। क्या कहा था, इसी पहली पंक्ति फिर से दोहरा रहा हूं, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही। इसके बाद जो इसका सेकंड टाइम जो प्रयोग हुआ 1746 ईस्वी में। 1746 ईस्वी में रतनपुर के कुल कवि दिवाकर, जिनका नाम है गोपाल चंद्र मिश्र, इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम क्या है आपका, खूब तमाशा। खूब तमाशा के 7वें छंद में इस यहाँ पर छत्तीसगढ़ का उल्लेख हमको मिलता है। क्या है उसमें, लिखते हैं, वो बरन सकलपुर देव देवता, नर नारी रस रस के, बसय छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के, रसवासी बस बस के। जो पहला इनका जो लाइन था, बर सकलपुर देव देवता, नर नारी रस रस के, बसय छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के, रसवासी बस बस के। मतलब वो ऐसे राज्य की को इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे राज्य के विषय में बता रहे हैं जहां सभी लोग क्या है, हर्ष उल्लास से हैं। और उसका नाम क्या बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ बता रहे हैं। और किसने बताया, सन 1746 ईस्वी में खूब तमाशा में इसका उल्लेख किया गया। खूब तमाशा जो किसकी रचना है, गोपाल चंद्र मिश्र की। गोपाल चंद्र मिश्र की अनेक रचनाओं में से एक सबसे प्रमुख रचना है खूब तमाशा, जिसके 7वें छंद में किसका उल्लेख किया गया, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया गया। इसके बाद एक और प्रमुख कवि आते हैं जिनका नाम है बाबू रेवाराम। बाबू रेवाराम भी छत्तीसगढ़ के एक जाने माने कवि रहे हैं, ठीक है। कलचुरी शासनकाल के समय की इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं बाबू रेवाराम की। और ठीक 150 वर्षों के बाद यहाँ से, है ना, यानी कि ठीक 150 वर्ष के अंतराल के बाद 1896 ईस्वी, सन 1896 ईस्वी, बाबू रेवाराम, बाबू रेवाराम की रचना है विक्रम विलास। बाबू रेवाराम की रचना है क्या, विक्रम विलास। विक्रम विलास के लिए हमेशा एक प्रश्न बनता है, बार बार ये प्रश्न प्री वगैरह में आया है, व्यापम में भी इसको पूछा गया है कि सिंहासन बत्तीसी का पद्य अनुवाद कौन सा साहित्य है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, या बाबू रेवाराम द्वारा रचित विक्रम विलास किस साहित्य का पद्य अनुवाद है, ये प्रश्न बनता है। तो ध्यान में रखिएगा कि बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास की जो रचना की, यह सिंहासन बत्तीसी का क्या है, पद्य अनुवाद है। सिंहासन बत्तीसी, इसका ये क्या है, पद्य अनुवाद है। क्या, कौन सा, विक्रम विलास। इसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। किसमें, विक्रम विलास में। क्या लिखते हैं, तिनमें दक्षिण कौशल देशा, जहां हरि अवतु केसरी बेसा, तसु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। ये किसमें उल्लेख मिल रहा है हमको, विक्रम विलास है। मतलब इसकी जो पंक्ति की दूसरी पंक्ति है उसमें तिनमें दक्षिण कौशल देशा, मतलब इसमें दक्षिण कौशल का भी उल्लेख आ रहा है। फिर जहां हरि अवतु केसरी बेसा, तसु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। मतलब इसकी दूसरी लाइन में जो हमको किसका उल्लेख मिल रहा है, छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख मिल रहा है। किसमें, विक्रम विलास में। जो मैंने पंक्ति आपको बताई है ना, पंक्ति आपको हर जगह, मतलब कि जो भी आप बुक रेफरेंस यूज करेंगे सब जगह में जो मैंने पंक्तियां बताई है, चाहे वो दलराम राव की हो, चाहे खूब तमाशा की हो, चाहे यह इसकी हो, विक्रम विलास की, ये सब आपको उल्लेख मिलेगा ऑलरेडी, ठीक। तो लेकिन ध्यान में रखिए कि जो क्रम से जो प्रयोग हुआ है, तो सबसे पहले कब, 1494 ईस्वी में, फिर 1746 ईस्वी में, और उसके बाद कब, 1896 ईस्वी में। तो इस तरीके से क्या है, साहित्यों में इसका प्रयोग प्रारंभ हुआ और आगे चलकर यही छत्तीसगढ़ क्या हुआ है, प्रचलन में आया है। इसके संदर्भ में हम एक चीज आगे और बातचीत करते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ी का उल्लेख जब किया जा रहा है, तो उस समय छत्तीसगढ़ी शिलालेख का उल्लेख करते हैं बेसिकली।
अब ये थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं या कुछ लोग जो हैं, जो भाष्यकार वगैरह हैं, वो लोग का भी ये मानना है कि बेसिकली जो जिस शिलालेख का उल्लेख करूंगा मैं अभी, वो शिलालेख भतरी और मैथिली भाषा का उसमें बोली का प्रयोग मिलता है एक तरीके से। लेकिन छत्तीसगढ़ी शिलालेख को बताने वाले जो व्यक्ति जो है वो कौन है? डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रोफेसर रहे हैं, डीन रहे हैं। इन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास पे बहुत गहरा काम किया है, जिनकी कई रामकुमार बिहार और पंडित डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र दोनों की कई रचनाएं हैं छत्तीसगढ़ के विषय में, और कई पीएचडी थीसिस इन्होंने करवाया है या रिसर्च करवाए हैं। तो अलग अलग इनका उल्लेख आता है। इसी कड़ी में जो उनका रिसर्च कार्य है, या जो इस कड़ी में जो कुछ उल्लेख करते हैं, जो छत्तीसगढ़ के संबंध में बताते हैं, तो सबसे पहला वो लोग उल्लेख उन्होंने क्या किया है कि 31 मार्च 1702 31 मार्च 1702 ईस्वी को लिखित दंतेवाड़ा का शिलालेख। किसका शिलालेख? दंतेवाड़ा का शिलालेख। दंतेवाड़ा का शिलालेख बेसिकली दंतेश्वरी मंदिर के गर्भगृह से बाहर ऐसे रखा हुआ है। बीच का एक, अंदर का एक, और गर्भगृह के बाहर का एक और वो है, कॉरिडोर है, ठीक है। वहाँ ये शिलालेख रखा हुआ है, दंतेवाड़ा का शिलालेख, जिसको आप आकर खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो, ठीक। इस को लिखने वाले थे तो उस समय के जो तत्कालीन राजा थे बस्तर के, तत्कालीन राजा के राजगुरु और मैथिल पंडित भगवान मिश्र ने लिखा था इसे। किसने लिखा था? भगवान मिश्र। ये इस समय के तत्कालीन राजा के राजगुरु भी थे और मैथिल पंडित भी थे। चूंकि ये मैथिल पंडित थे, इसमें इसीलिए इस दंतेवाड़ा के शिलालेख में मैथिली का प्रभाव भी दिखता है, या मैथिल बोली का या भाषा का प्रयोग दिखता है, ठीक है। किसका? मैथिल का। लेकिन डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र ये कहते हैं कि 31 मार्च 1702 ईस्वी को जो लिखित दंतेवाड़ा का जो शिलालेख है, वो बेसिकली कैसा शिलालेख है? छत्तीसगढ़ी में लिखा हुआ शिलालेख है, और यहीं से वो छत्तीसगढ़ का उल्लेख, मतलब छत्तीसगढ़ का प्रचलन था, तो इसीलिए ये छत्तीसगढ़ी यहाँ पे बोली का भी क्या हुआ है? यूज हुआ है। ये ऐसा मानते हैं। कौन? डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, ठीक। ये एक उल्लेख हो गया। इसके बाद हम आगे जो चर्चा करेंगे, इसमें अब कुछ रिपोर्ट्स पे चर्चा करेंगे, जिसपे हम ये देखते हैं, साहित्य तक की बात हो गई, अब कुछ रिपोर्ट्स की बात आएगी। अब ऐसी कुछ रिपोर्ट्स है, जिसमें एक उल्लेख आता है किसका? पीएन बोस का, 1890 ईस्वी, 1890 ईस्वी। पीएन बोस, ठीक। पीएन बोस का एक लेख है, ठीक है। इस लेख को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, मैं यहां बोर्ड पे लिख रहा हूं, नोट्स ऑन ट्राइब, नोट्स ऑन ट्राइब, रूट्स एंड कस्टम्स, रूट्स एंड कस्टम्स ऑफ छत्तीसगढ़। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसका सोर्स भी बता रहा हूँ, ये जो छत्तीसगढ़ के जो प्रतिवेदन हैं, ठीक है, ग्रंथ अकादमी ने भी अलग अलग चीशम की रिपोर्ट और कुछ प्रतिवेदनों को एक साथ संकलित करके एक बुक्स में डाला है। उसमें छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में एक उल्लेख आया है, ठीक है। जो पीएन बोस थे, पीएन बोस का एक लेख है ना, एक उनका लिखी हुई वो है, छोटा सा लेख है, जो बेसिकली अलग अलग उसमें रिसर्च बुक्स में छपी थी। तो उसमें इस प्रतिवेदन में जो छपा ये है ना, जो ये लेख था, नोट्स ऑन ट्राइब, रूट्स एंड कस्टम ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इस लेख में उन्होंने उल्लेख किया कि जब यहाँ पे रेलवे लाइन का काम चल रहा है, रेल लाइन बिछाने का या रेलवे का विकास जब छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तब उन्होंने उल्लेख किया है कि बंगाल रेलवे लाइन जो है वह एक ऐसे क्षेत्र को भेदेगी जिसके विषय में जनता अनभिज्ञ है।
या जिसके विषय में जनता जानती नहीं है। ये किसने कहा? ये पीएन बोस ने कहा। किसके संदर्भ में कहा था ये चीज? ये छत्तीसगढ़ के विषय में कहा था। वो कहते हैं कि बंगाल रेलवे लाइन जो है वो एक ऐसे क्षेत्र को भेदते हुए निकलेगी जिसके विषय में जनता अनभिज्ञ है या जानती नहीं है। ये ऐसा उल्लेख हमको मिलता है। बाद में यही चीज जो है, इसी को जो उन्होंने उल्लेख किया, उन्होंने सेंट्रल प्रोविंसेस का जो गजेटियर था, ये लेख उसी में छपा था, सेंट्रल प्रोविंसेस का जो गजेटियर है, सेंट्रल प्रोविंसेस का जो गजेटियर है, इसमें इस क्षेत्र को चूंकि 36 किलो का उल्लेख आ रहा था इसमें, या 36 गढ़ों का उल्लेख आ रहा था, इसलिए सेंट्रल प्रोविंसेस के गजेटियर में इस क्षेत्र को इस लेख के आधार पर छत्तीसगढ़ कहा गया। ठीक है, और ये किसने कहा था? पीएन बोस ने कहा था। अब चूंकि ये ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि 1890 का लेख है। किसने लिखा है? पीएन बोस ने लिखा है। लेख कौन सा है? नोट्स ऑन ट्राइब्स, रूट्स एंड कस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसको बाद में सेंट्रल प्रोविंसेस गजेटियर में इसको छापा भी गया था, और इसमें क्या कहा गया है? इसे छत्तीसगढ़ कहा गया। उसका आधार भी क्या बताया गया? छत्तीसगढ़ बताया गया। ये उल्लेख ध्यान के कि अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन डे बाय डे जो कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है और जिस तरीके के फैक्चुअल्स क्वेश्चन अब पीएससी और व्यापम में पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक क्वेश्चन आज नहीं तो कल आपके पास सामने जरूर आएगा। ठीक है, और इस बात को आप नोट डाउन करके रख लीजिए कि ये जो मैंने सोर्स बताया है वो कहाँ से है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जो प्रतिवेदन वगैरह है वहां से ये क्या किया गया है आपको बताया गया है, उसमें उल्लेख किया गया है। ये पीएन बोस का उल्लेख है। इसके बाद हम जो अगली जो चर्चा करेंगे वो भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे की कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब इसमें एक नाम आता है जेबी बेगलर का। अब अगला जो हम देखेंगे ये पीएन बोस का हो गया, अगला हम देखेंगे किसका? जेबी बेगलर का। अब क्या उल्लेख देखेंगे हम? जेबी बेगलर। अब जेबी बेगलर कौन है? सबसे पहली बात, जो जेबी बेगलर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक अधिकारी थे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात अलेक्जेंडर कनिंघम के ये सहयोगी थे। जेबी बेगलर ने अपनी रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के भाग यानी पार्ट 8 में, ठीक है ध्यान से समझिएगा, जेबी बेगलर ने अपनी रिपोर्ट है ना ऑल इंडिया सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट के पार्ट 8 में इन्होंने उल्लेख किया है कि जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं है ना, मतलब यह छत्तीसगढ़ के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, यह क्षेत्र कौन सा काल का है? महाभारत काल का है। उनका यह मानना था कि महाभारत कालीन जो शासक है जरासंध, उसके अत्याचार से पीड़ित होकर 36 चर्मकारों का जो परिवार है वो दक्षिण की ओर पलायित होता है और दक्षिण की ओर पलायन करता है। ठीक है, अब दक्षिण की ओर पलायन करके इन 36 चर्मकारों का परिवार जिस स्थान पर एक बसाहट करता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? छत्तीसगढ़ कहलाता है। और बाद में इसी छत्तीसगढ़ का जो परिवर्तित रूप है वो क्या कहला रहा है? आपका छत्तीसगढ़ कहला रहा है। ये उन्होंने उल्लेख किया। अब इसका उल्लेख करने के पीछे का तात्पर्य क्या था? ठीक है, उसको ध्यान समझिएगा। जेबी बेगलर ने इसका क्या किया है? ये उल्लेख किया है। ठीक है, अब जेबी बेगलर ने इसका उल्लेख क्यों किया? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पीएन बोस ने ये कहा कि एक ऐसे स्थान को भेदेगा बंगाल रेलवे जिसके विषय में जनता क्या है? अनभिज्ञ है। ये क्या कहा उसने? पीएन बोस की इन्हीं बातों को काउंटर करने के लिए, ठीक है, पीएन बोस की इन्हीं बातों को क्या किया गया? काउंटर किया गया। और काउंटर करने के बाद उन्होंने अपने लेख में लिखा, क्योंकि मैंने बिहार में सबसे ज्यादा काम किया है। जेबी बेगलर का ये कथन था कि मैंने सबसे ज्यादा बिहार में काम किया है, वहाँ की बोली और वहाँ के परिवेश और वहाँ के लोगों के रहन सहन के विषय में मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ। और उसी के बाद जब उनका ट्रांसफर या जब वो इस क्षेत्र में काम करने के लिए आए छत्तीसगढ़ में, तब उन्होंने यह कहा कि पीएन बोस ने जो रिपोर्ट बनाई है या जिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया गया है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ का आधार उसको दिया जा रहा है सेंट्रल प्रोविंसेस के गजेटियर में, वो क्या है? बिल्कुल निराधार है।
ये उन्होंने कहा। और जेबी बेगलर ने उसके पक्ष में क्या बातें रखी, चूंकि वह जब बिहार में थे तो बिहार में जो जनश्रुति प्रचलित थी, जो जनश्रुति प्रचलित थी, तो उसमें क्या कहा गया है कि महाभारत कालीन शासक, जिसका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या, जरासंघ के शासनकाल में 36 चर्मकारों का, या उन्होंने एग्जैक्टली उस टर्म में भी यूज किया कि 36 चमारों का, ठीक है, ये टर्म उस रिपोर्ट में यूज किया गया है, ठीक है। हालांकि अब वर्तमान समय में ऐसे शब्द जो है वो क्या है, प्रचलन में नहीं है, या ऐसे शब्दों को प्रयोग ज्यादा नहीं किया जाता है, अशोभनीय शब्दों के रूप में इसको श्रेणी में लिया जाता है। 36 चर्मकारों का जो परिवार था वो दक्षिण की ओर क्या हुआ, पलायित हुआ, या दक्षिण की ओर क्या हुआ, इसका पलायन हुआ। और बाद में इस क्षेत्र का नाम, जो दक्षिण की ओर पलायन करने के बाद इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, छत्तीसगढ़ पड़ा, और इसी से ये परिवर्तित होकर क्या बना है, छत्तीसगढ़ बना है। ये किसने कहा, जेबी बेगलर ने। और शुरू से जब से पीएससी चालू हुआ है, ठीक है, या पीएससी के प्रीलिम्स और एग्जाम्स और व्यापक एग्जाम्स हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन शुरू से रहा है ना, कि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रचलन है या बातें हैं, कथन है, वो किसका है। तो ध्यान में रखिएगा, वो जेबी बेगलर का कथन था, और वो काउंटर किया था किसकी बात को, 1890 के पीएन बोस के लेख को, जो लेख क्या है, नोट्स ऑन ट्राइब रूट्स एंड कस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। इस लेख को उन्होंने क्या किया था, काउंटर किया था, उसमें जो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग है, जेबी बेगलर ने। ये बात यहीं तक नहीं रहती। अब ये क्या, हमने दो केस साहित्य में देख लिया, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसको बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट्स में किस तरीके से छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया जा रहा था, ये यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कलचुरी काल में भी बेसिकली कलचुरी काल की एक मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, गढ़ थी, है ना। अब जब हम गढ़ के विषय में जब जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित एक जो प्रभाव है वो कलचुरी काल का भी है। तो कलचुरी काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, कलचुरी काल की प्रशासनिक व्यवस्था, कलचुरी काल की ये प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, ये गढ़ में भी विभाजित थी। इसका हम लोग पूर्ण रूप से इसके प्रशासनिक ढांचे को देखेंगे, एक कंप्लीट पूरा टॉपिक है, एक क्लास है पूरी इसकी, जिसमें हम इसके कलचुरी काल के संपूर्ण ढांचे को देखेंगे कि किस तरीके से ग्राम, बरहो और एक गढ़ का स्ट्रक्चर तैयार होता था। तो ये गढ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया है, ठीक है। एक जो कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, कलचुरी शासक जिनका नाम क्या है, कल्याण साय का की भूमिका छत्तीसगढ़ के इतिहास में वैसे ही है जैसे भारतीय इतिहास में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में राजा टोडरमल की है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में जो बंदोबस्त प्रणाली जो बनाई गई, जो राजस्व प्रणाली बनाई गई, उसमें एक अहम योगदान किसका है, राजा कल्याण साय का है, जो कलचुरी शासक थे बेसिकली। इन्होंने जो राजस्व पुस्तिका बनाई, ये राजस्व पुस्तिका जो लिखी, इस राजस्व पुस्तिका में गढ़ का उल्लेख था। तो कल्याण साय की जो पुस्तिका है उसमें गढ़ का उल्लेख किया गया है। और ये गढ़ की जो व्यवस्था, जो प्रशासनिक व्यवस्था जिसको मैं बता रहा हूँ, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो ढांचा जो बना हुआ, या छत्तीसगढ़ का जब कॉन्सेप्ट जब आया, तो उसमें जब ये प्रशासनिक ढांचे के रूप में अगर हम देखेंगे, गढ़ व्यवस्था के रूप में हम देखेंगे, तो जैसे हम जानते हैं कि ग्राम, बरहो और फिर गढ़ का स्ट्रक्चर था। तो जो एक बरहो होता था वो 12 गांवों का समूह है, ठीक, और 7 बरहो मिलकर क्या बनते थे, एक गढ़ बनते थे। तो ऐसे एक गढ़ के अंतर्गत 84 गांव होते थे, लेकिन इसकी संख्या सीमित नहीं थी, ये न्यूनतम संख्या एक तरीके से, अधिकतम नहीं। तो अधिकतम इससे ज्यादा भी संख्या एक एक गढ़ों के अंतर्गत थी, जिसको हम अलग से देखेंगे, ठीक। तो अब जब एक गांव की संख्या इतनी थी, तो बाद में बेसिकली जब गढ़ समाप्त हुए, जो छत्तीसगढ़ का पूर्ण रूप से हमको उल्लेख और पूर्ण रूप से उसका प्रभाव या जो उसका क्षेत्रांकन नहीं मिला,
तब उसके बाद हम लोगों ने जो उसमें गांव जो सम्मिलित थे उन गांव के आधार पर ये इंडिकेट किया कि इन इन क्षेत्रों पे क्या था, ये इतने गढ़ थे। और उनसे गढ़ों का उल्लेख किसमें किया गया था, इन कल्याण सहाय की राजस्व पुस्तिका में की गई थी, जिसे बाद में किसने उल्लेख किया, बिलासपुर जिले के जो फेमस जो राजस्व अधिकारी नियुक्त हुए थे मिस्टर चीशम, तो चीशम की रिपोर्ट का जो बेस था गढ़ व्यवस्था में बांटने का वो यही था, इन्हीं की राजस्व पुस्तिका थी। और इन्होंने जो गढ़ व्यवस्था जो बांटी थी वो शिवनाथ के उत्तर और दक्षिण, इसी को बेस बनाकर 18 गढ़ ऐसे बांटे थे। और इनके बाद इनकी रिपोर्ट को किसने फॉलो किया है, बिलासपुर जिले के, ठीक है, मिस्टर, इस जिले के राजस्व अधिकारी, इनका नाम क्या था, मिस्टर चीशम। चीशम की रिपोर्ट जो है राजस्व संबंधी दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है, तो इस दस्तावेज में भी इन 18 गढ़ों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया, ठीक है। और इसको एज इट इज उन्होंने रखा, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं किया। इसीलिए जो चीशम ये कहते हैं कि ये मेरा सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी कि कल्याण सहाय की राजस्व पुस्तिका मेरे हाथ लग गई, जिसके कारण मैं क्या कर सका, इतनी अच्छी राजस्व व्यवस्था को मैं क्या कर सका, स्थापित कर सका, और एक अच्छा लगान जो वसूल करके मैं रेजिडेंट के पास भेजता रहा। तो ये चीशम का स्टेटमेंट भी है कि उसको वो कह रहे हैं कि ये जो पुस्तिका है ये मिलकर मुझे क्या किया था, सबसे ज्यादा हेल्प किया था करके, जिसको हम लोग बाद में कलचुरी काल की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत भी देखेंगे, ठीक है, और ब्रिटिश के अंतर्गत भी देखेंगे, तो ये वहां पे हम लोग और डील करेंगे। तो ध्यान रखिए कि जो गढ़ की जो बात है राजस्व, इसमें प्रशासनिक व्यवस्था से थी कलचुरियों की, कल्याण सहाय ने अपनी राजस्व पुस्तिका में 18 गढ़ का उल्लेख किया, और बाद में बिलासपुर जिले के जो राजस्व अधिकारी थे उन्होंने भी 18 गढ़ों का क्या किया, पुनः इन्हीं 18 गढ़ों का क्या किया था, उल्लेख किया था। इसके बाद बाबू रेवाराम का एक अप्रकाशित ग्रंथ है जो कलचुरियों के काल के समय लिखा गया था और कलचुरियों के लिए बेसिकली लिखा गया था। इसका नाम है तवारीख ए है वंशीय। बाबू रेवा राम, इनकी रचना है तवारीख ए है वंशी। इस पे उन्होंने क्या किया, फिर से इस समय का उल्लेख किया था और 36 गढ़ों की संख्या बताई थी। 36 गढ़ का क्या किया, उल्लेख नहीं किया, 36 गढ़ों की क्या बताई, संख्या बताई थी। 36 गढ़ों की संख्या बताई किसने, बाबू रेवाराम ने। अपनी रचना क्या, तवारीख ए है वंशी, जो बेसिकली अप्रकाशित ग्रंथ है। इसके साथ मैंने बताया था कि जो मुगल काल है, मुगल काल में अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल की रचना है आईने अकबरी। आईने अकबरी को में इस क्षेत्र के लिए, मतलब जो हम छत्तीसगढ़ का जो हम क्षेत्र देखते हैं, इस क्षेत्र के लिए रतनपुर शब्द का प्रयोग किया गया या रतनपुर राज्य का उल्लेख किया गया, ठीक है, क्योंकि कुछ उस समय का जो इंसिडेंट्स वगैरह था लगान वगैरह को लेके, तो उस संबंधी जो जब बातें से लिखी जा रही थी अबुल फजल के द्वारा, तो आईने अकबरी में उसका उल्लेख किस रूप में किया गया है, रतनपुर के रूप में किया गया है, ठीक। अब ये हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो शब्द है हमको उल्लेख तो मिल रहा है कुछ कुछ साक्ष्यों के माध्यम से, लेकिन एग्जैक्टली कब से यूज होने लगा ये हम नहीं जानते। लेकिन जब इसके शासकीय प्रस्तावों पर हम जब नजर डालें तो हमको एक उल्लेख मिलता है क्या, कि 1795 ईस्वी में, इसको आप ध्यान से दीजिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी है और इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बनता है। 1795 ईस्वी में कैप्टन ब्लंट, जो छत्तीसगढ़ आया था, कैप्टन ब्लंट ने यह प्रस्ताव रखा कि छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र का नाम जो है वह क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ होना चाहिए। ये क्या था, इसका शासकीय प्रस्ताव था,
1795 में छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में शासकीय जो प्रस्ताव था, या जिस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ कहने का शासकीय प्रस्ताव था, वो किसने रखा था? कैप्टन ब्लंट ने रखा था। और इसके बाद इस बात को स्वीकार करते हुए या इस बात का अनुसरण करते हुए इस तत्कालीन नागपुर का जो रेजिडेंट था, नागपुर रेजिडेंट, ठीक, नागपुर के जो रेजिडेंट थे इनका नाम था क्या? जेनकिंस। नाम क्या था? जेनकिंस। जेनकिंस ने अपनी रिपोर्ट जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, अब यहां से देख लो कि 1795 ईस्वी में कैप्टन बंट ने एक शासकीय प्रस्ताव रखा है और उसके बाद जो नागपुर के रेजिडेंट जो थे जेनकिंस ने, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जमींदार्स ऑफ छत्तीसगढ़ शब्द का क्या करना चालू किया? प्रचलन चालू किया या लिखना प्रारंभ किया। और इसके बाद से कंटिन्यूअसली फिर हम सभी दस्तावेजों में इसी चीज का उल्लेख देखते हैं कि यह जो क्षेत्र है वो किस नाम से जाना गया है? छत्तीसगढ़ के नाम से जाना गया है। ठीक, और लेकिन अब जो मुख्य आधार जो हमारा है कि छत्तीसगढ़ के नामकरण का जो मुख्य आधार है वो क्या है? वो 18 गढ़ का ही है। ठीक है, जो बेसिकली हमने थोड़ी देर पहले कल्याण सहाय के दस्तावेज के लिए जब बात की, उसके राजस्व पुस्तिका की जो बात की, उसमें भी यही बेस बनाया गया कि ये जो 18 गढ़ है और यही मिलकर क्या बन रहा है? छत्तीसगढ़ बन रहा है। ठीक है, और इसका बेस क्या है? शिवनाथ नदी है ना। शिवनाथ के उत्तर में 18 और दूसरा दक्षिण में 18। और बाद में जब हम कलचुरियों का शासनकाल देखते हैं तो उसमें रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़, ऐसे दोनों 18 गढ़ों का क्या मिलता है? हमको उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ये हमारा क्या था कि छत्तीसगढ़ के नामकरण से संदर्भ में जो चर्चाएं थी और जो फैक्ट्स थे उस पर हमने चर्चा किया। और इस तरीके छत्तीसगढ़ के नाम के संदर्भ में कौशल, दक्षिण कौशल, महाकौशल, चेतीसगढ़ और छत्तीसगढ़, इन पूरे टॉपिक्स को हमने क्या किया है? कवर किया है। अब इसके बाद जो अगला हम देखेंगे वो क्या होगा? छत्तीसगढ़ के जो गढ़ हैं, ठीक है, जो बेसिकली प्री के और व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।